तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। अभी आइसोबारिक की डेफिनेशन पहले ही बता है तो चुका हूं मैं आपको, और आपको पता है आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है ना। बाकी चीजें चेंज हो सकती है, मान के चलो वॉल्यूम चेंज हो रहा है VI से VF तक, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर है TI, फाइनल टेम्परेचर है TF, ठीक है। तो बाकी चीजें चेंज हो सकती है। तो इसके लिए भी अभी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्क का फॉर्मूला और बाद में लिखेंगे क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। तो वर्क, प्रोसेस कौन सी भी रहने दो, वर्क का फॉर्मूला तो सेम है, शुरुआत तो वही से होगी, सभी के लिए वर्क सेम है, VI VF PdV, शुरुआत तो यही से होगी, बराबर है कि नहीं, क्योंकि हमारी सिस्टम गैसेस सिस्टम है, गैस के लिए वर्क इज गिवन बाय दिस, और हर एक प्रोसेस के मुताबिक फिर हम लोग ये इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलो वर्क की शुरुआत यही से करते हैं। और अभी आइसोबारिक का इतना सिंपल है ना, देखो आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन के अंदर P है ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आप आराम से निकाल सकते हो, बराबर है कि नहीं। तो वर्क का फॉर्मूला निकालना आइसोबारिक के लिए सबसे आसान है ना। लास्ट टाइम हमने P को बाहर नहीं निकाले थे क्योंकि कांस्टेंट नहीं था आइसोथर्मल में, लेकिन आइसोबारिक में P को बाहर निकाल सकते, तो चलो निकालो P को बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF dV, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या आएगा V, और इसकी लिमिट्स इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए P VF माइनस VI, VF मतलब फाइनल वॉल्यूम, VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम, और P मतलब प्रेशर। तो सबसे आसान वर्क है आइसोबारिक का, है ना। और ये VF माइनस VI की जगह आप ऐसा भी बोल सकते हैं PdV, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो जैसा ये नॉर्मल वर्क आप याद रखें ना PdV, सेम वर्क का फॉर्मूला आइसोबारिक के लिए। तो इतना सिंपल क्यों आया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण, ठीक है। तो क्या है वर्क का फॉर्मूला, P VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम्स नहीं दिए हैं, टेम्परेचर्स दिए हैं, मान के चलो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दिया है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको, बराबर है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दिया है तो ये चलेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। आपको पता है PV इक्वल टू nRT, है ना। तो यहां पे सिर्फ क्या कांस्टेंट रहेगा, P कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है। तो PV को आप nRT लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको लिखते हैं nRT के फॉर्म में, ठीक है। तो PV VF माइनस PVI बोल सकते हैं, ऐसा P को अंदर लेके दो, ठीक है। तो PV इक्वल टू nRT, N कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना, और T बदलेगा, ठीक है ना। आइसोबारिक है तो P कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए मान के चलो टेम्परेचर भी रहेगा फाइनल, और इनिशियल वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर भी रहेगा इनिशियल, ठीक है। तो PVF को कैसा लिख सकते, nRTF लिख सकते हैं, ऐसा है ना, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम है तो टेम्परेचर भी फाइनल, और P रहेगा कांस्टेंट, है ना, PV इक्वल टू nRT के ऊपर से। सिमिलरली PVI है ना, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम के लिए मान के चलो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर, तो PV इक्वल टू nRTI लिख सकते हैं ऐसा। PV को हमने nRT के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। टेम्परेचर बदल सकता है, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर बदल सकता है। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम के लिए इनिशियल टेम्परेचर। तो चलो nR बाहर निकालो, ये होगा TF माइनस TI। तो ये अगर वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला, और अगर टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। तो P VF माइनस VI या फिर nR TF माइनस TI, ये होगा वर्क आइसोबारिक प्रोसेस में। सिंपल। चलो अभी थोड़ा सा
केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, है ना। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की लिखने का एक फॉर्मूला निकालते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए नहीं, सभी प्रोसेस के लिए, है ना। आइसोबैरिक में भी यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे। आप केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो उधर का कंसेप्ट थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं लेके आता मैं, आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट्स पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में, है ना, वाटर की स्पेसिफिक हीट, है ना। तो क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, है ना, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बराबर है ना। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो स्पेसिफिक हीट, और दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट पढ़ते हो गैसेस के लिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बराबर है कि नहीं? सीवी और सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे याद करो, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहां पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है ना। तो याद करो क्या है सीवी का डेफिनेशन, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है याद करो, है ना। मान के चलो आपने कोई तो भी एक कंटेनर लिया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इसके अंदर आपने गैस भरी। कितनी गैस भरी? 1 मोल की गैस भरी, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं आप लोग, मतलब कौन सी स्पेसिफिक हीट होगी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। 1 मोल का गैस लिए, और इस गैस को अभी आप हीट देना चालू करें, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट दे रहे। तो इतनी हीट देना आप ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े, उस हीट को बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। यही है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature by unit degree Celsius, यूनिट मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, at constant volume, उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। हो गया रिकॉल? बराबर। फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या? इट इज अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। और कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेना है, कितना गैस लेना है? 1 मोल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अभी देखो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अभी 1 मोल नहीं लेते, नॉर्मल कितने भी मोल रह सकते, मान के चलो n मोल लेते हैं, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपने लिया है, ये जो गैस लिया है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से न बढ़ाते हुए मान के चलो इसके टेम्परेचर में बदलाव लाते हैं डेल्टा टी के टेम्परेचर से, ठीक है ना। 1 डिग्री के लिए कितना लगता है? सीवी। तो डेल्टा टी में अगर चेंज करना है टेम्परेचर में, अगर, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए कितनी हीट लगती है? सीवी। तो अज्यूम करो डेल्टा टी से टेम्परेचर बदलना है ना। कितना टेम्परेचर में चेंज चाहिए? मान के चलो डेल्टा टी, तो कितनी हीट लगेगी? सीवी इंटू डेल्टा टी, है ना। और यहां पे कितने नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम किए हम लोगों ने? जनरल n मोल, है ना। सीवी मतलब कितनी हीट थी? 1 मोल के लिए थी। तो अगर n मोल्स लिए तो n मोल से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो इन जनरल अगर n मोल ऑफ गैस है और उसका आप वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर आपको कितने से चेंज करना है? डेल्टा टी से, है ना। चेंज इन टेम्परेचर चाहिए आपको डेल्टा टी, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी वहां पे? n इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। कैसे आया ये समझा क्या लॉजिक, है ना। आपके मोलर स्पेसिफिक हीट सीवी के डेफिनेशन के ऊपर से लिखा मैंने। क्या था सीवी का डेफिनेशन? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हीट लगेगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो अभी मुझको 1 डिग्री का नहीं चाहिए, मुझको जनरल डेल्टा टी चाहिए टेम्परेचर में चेंज। तो 1 डिग्री के लिए सीवी है, तो डेल्टा टी के लिए सीवी इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली सीवी जो था वो 1 मोल के लिए था, अभी अपनी गैस n मोल है,
तो इसलिए n से मल्टीपल। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी अगर ये वाले गैस का टेम्परेचर चेंज करना है। कितने से? डेल्टा टी से चेंज करना है। लेकिन लास्ट टाइम ही बताया था मैंने आपको कि ये जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे डिपेंड है, और मॉलिक्यूल्स की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड है। मतलब इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है? इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर पे डिपेंड है, बराबर है कि नहीं? तो अगर उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। और मान के चलो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, बराबर है कि नहीं? अगर ये वाले गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो कितने से चेंज हो रही है? मान के चलो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से। लेकिन डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कराने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ी? एन सी वी इंटू डेल्टा टी। मतलब ये एन सी वी इंटू डेल्टा टी, इतनी एनर्जी ये गैस में आ गई, या फिर इतने एनर्जी से ये गैस में बदलाव हुआ। मतलब ये एनर्जी मतलब क्या है? डेल्टा यू है। समझ में आ गया क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? एन सी वी डेल्टा टी। कैसे लॉजिक लगाया, समझ में आ गया क्या? देखो लॉजिक समझने की कोशिश करो। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे डिपेंड है, बराबर है? तो टेम्परेचर में बदलाव हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, है ना? और डेल्टा टी से टेम्परेचर बदलने के लिए, है ना, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर लाने के लिए इतनी एनर्जी यहां से हमको देनी पड़ी, है ना? मतलब इतनी एनर्जी ये वाले गैस में आई तो डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बदल गया। मतलब दिस एनर्जी एन सी वी इंटू डेल्टा टी, दिस एनर्जी इज नथिंग बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि टेम्परेचर बदला तो इंटरनल एनर्जी उसकी बदल जाएगी, है ना? और कितनी एक्स्ट्रा, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, है कि नहीं? पहले कुछ तो भी इंटरनल एनर्जी थी इसकी, अभी इतनी एनर्जी आ गई, है ना? एक्स्ट्रा की एनर्जी आ गई, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बदल गया। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी बदल गई। तो कितने से बदलेंगी इंटरनल एनर्जी? ये इतने एनर्जी की वजह से बदलेंगी, है ना? ये एनर्जी आपने एक्स्ट्रा डाले सिस्टम में, इसके लिए इसकी इंटरनल एनर्जी बदल गई, है ना? मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन एज एन सी वी डेल्टा टी। लॉजिक समझ में आया? एन सी वी डेल्टा टी, है ना? ये है फॉर्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए सिस्टम मतलब क्या है? गैस है, ठीक है ना? तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये आप सिर्फ आइसोबैरिक में नहीं, कौन से भी प्रोसेस में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये जनरल वे में बताया मैंने आपको, इसको हमने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर से उठाया, है ना? सीवी की जो डेफिनेशन है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस डेफिनेशन के ऊपर से हमने रिलेट किया इंटरनल एनर्जी को। तो ये जो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा यू का, ये सिर्फ आइसोबारिक के लिए नहीं, किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल अपना आइसोबैरिक चल रहा है तो आइसोबैरिक के लिए देखेंगे, ठीक है? तो कैसे आया ये डेल्टा यू का फॉर्मूला? एन सीवी इंटू डेल्टा टी, समझ में आया? ठीक है ना? सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसकी डेफिनेशन यूज करें हमने तो इतनी हीट हमको देनी पड़ती है उसका टेम्परेचर इतने से चेंज करने के लिए। लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। मतलब ये जो एनर्जी है इट इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है? तो डेल्टा यू आ गया इतना, ठीक है? तो चलो लिखते हैं, क्या है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी Q इक्वल टू, है ना, डेल्टा U प्लस W, है कि नहीं? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू रेज द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, है कि नहीं? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U का फॉर्मूला, है ना? डेल्टा U का फॉर्मूला अब भी देखा हमने, क्या है डेल्टा U का फॉर्मूला? एन सी वी डेल्टा टी, है ना? एन सी वी डेल्टा टी अब भी निकाला फॉर्मूला डेल्टा यू का, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एन सी वी डेल्टा टी मतलब
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो दैट इज TF माइनस TI, लिख सकते हैं ऐसा। तो डेल्टा U हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये लिखे NCTF हो गया डेल्टा U। वर्क का फॉर्मूला भी लिखा लेते हमने, ठीक है ना, ये भी सही है ये भी सही है, ये टेम्परेचर के टर्म्स में है ये वॉल्यूम के टर्म्स में है, निकाले आइसोबारिक का वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला लिखो वर्क का फॉर्मूला, दैट इज NRTF माइनस TI, क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी T के फॉर्म में है इसलिए, ठीक है। तो चलो कॉमन निकालो, क्या निकलेगा कॉमन, N और ये TF है ना, NTF माइनस TI ये निकलेगा कॉमन, ठीक है। तो यहां पे बचेगा CV और ये पूरा का पूरा कॉमन निकल गया ना, नहीं यहां पे N और यहां पे बचेगा CV प्लस R, ऐसे बचेगा, ठीक है। तो NTF माइनस TI कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा CV प्लस R। अभी फिर से थोड़ा सा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट याद करो, है ना। आपने दो प्रकार की मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ी होगी, एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसी दो हीट्स पढ़ी होंगी, बराबर है ना। जैसे हमने CV को डिफाइन किया वैसा ही डेफिनेशन CP का है। CV के लिए क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, और CP के लिए क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अभी हमने CV से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि उसको डेफिनेशन CV वॉल्यूम कांस्टेंट रख के जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसके ऊपर से हम लोग इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर सकते थे, इसलिए CV से स्टार्ट किए, है ना। लेकिन केमिस्ट्री में आप दोनों चीजें पढ़ते हो, CV और CP, ठीक है। तो CP मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature by 1 degree Celsius by putting pressure constant। और आपने ये भी रिलेशन पढ़ा होगा CP माइनस CV इक्वल टू R, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है। तो वो थोड़ा सा याद करो, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स से ये चीजें आ रही है, ठीक है। तो CP इक्वल टू CV प्लस R बोल सकते हैं ऐसा, तो CV प्लस R मतलब CP, ठीक है ना। तो NCP है ना, ये CV प्लस R मतलब क्या हो जाएगा CP, और ये NTF माइनस TI कॉमन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q का, ठीक, क्या हो जाएगा, है ना। देखो कहां से शुरू किए हमने, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये था, ठीक है, वर्क डन क्या था, ये था, है ना। दोनों को पुट किए, दोनों में से TF माइनस TI और N कॉमन निकाले, क्या बचा CV प्लस R, CV प्लस R मतलब क्या है CP, ठीक है। तो Q इक्वल टू NCP TF माइनस TI, ये हो गया फर्स्ट लॉ फॉर किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करना मतलब क्या, वर्क का फॉर्मूला भी निकाल के दिखाना और ये Q का भी निकाल के दिखाना, है ना, तभी 3 मार्क बराबर होंगे आपके, ठीक है। तो वर्क इज गिवन एज NCP, और यहां पे थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगेंगे, यहां पे अभी डिटेल कवर करना मुश्किल है ना, लेकिन केमिस्ट्री में ये चीजें आप डिटेल में पढ़ते हो, कौन सी, CP और CV की, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इन सिलेंडर आर, ये और ये, तो इनिशियल प्रेशर PI 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये है इनिशियल प्रेशर, ये है इनिशियल वॉल्यूम। द वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस, अभी देखो थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पॉजिटिव नेगेटिव बराबर देखना है हमको, है ना। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वर्क लिखते समय बराबर से देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वो पॉजिटिव लिखे कि नेगेटिव लिखे। तो ध्यान से रीड करो, इफ वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस, कंप्रेस कर रहे गैस को, मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है,
वर्क डन ऑन द सिस्टम कि बाय द सिस्टम, दो प्रकार के है वर्क, है ना। जब सिस्टम खुद वर्क करती है सराउंडिंग पे तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वहां पे क्या हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, है ना, कि सिस्टम जब वर्क करती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, ऐसे वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है ना। वो सराउंडिंग पे वर्क करती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब क्या होती है, गैस एक्सपांड होती है। तो उस समय वर्क डन बाय द सिस्टम, उस समय आता है वर्क पॉजिटिव, बराबर है, डिस्कस किया था हमने। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है। तो कंप्रेस कब होगी गैस, जब बाहर से हम उस गैस को दबाएंगे, है ना। तो कंप्रेस करेंगे मतलब बाहर से गैस के ऊपर वर्क करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो वर्क है कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो बाय द सिस्टम मतलब वॉल्यूम एक्सपांड होगा, है ना, सिस्टम खुद वर्क करेगी सराउंडिंग के ऊपर, तो वॉल्यूम एक्सपांड हुआ तो बाय द सिस्टम वो वर्क पॉजिटिव, लेकिन वॉल्यूम कम हुआ, कंप्रेस हुआ, मतलब बाहर से वर्क आ रहा है, तो वो वर्क हो जाएगा निगेटिव, सो -150, ठीक है। इफ वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वर्ड को मत भूलो क्योंकि ये एक वर्ड के ऊपर आपका वर्क का फॉर्मूला डिपेंड रहेगा, है ना। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन से वर्क का फॉर्मूला लेना है, आइसोबारिक वर्क का लेना है, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर बोला रहता था तो आइसोथर्मल का वर्क का लिए रहते थे, ठीक है ना। तो ये मिस मत करना। तो आइसोबारिक के लिए प्रेशर का वर्क का फॉर्मूला क्या है, आइसोबारिक के लिए प्रेशर का वर्क का फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू पी डीवी पी वी एफ माइनस वी आई, है ना। तो फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो अभी कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, तो कितना दिया है प्रेशर, देखो ये इतना दिया है 2 × 10⁵, ये है इनिशियल प्रेशर। अभी इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर सभी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि कौन सी प्रोसेस बोल रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस बोल रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता, तो इनिशियल प्रेशर जितना है उतना ज कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर का रहेगा 2 × 10⁵, ठीक है। Vf, ठीक है, Vf आपको निकालना है, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। Vi इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है, 6 × 10⁻³ और वर्क कितना दिया है, वर्क 150, लेकिन ये कैसा लेंगे, -150। क्यों लेंगे -150, क्यों लेंगे -150, बताया था, है ना। गैस एक्सपांड होती है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन यहां पे कंप्रेस हो रही है ऑन द सिस्टम, इसलिए निगेटिव। तो सभी चीजें पुट कर दिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 10⁵ को इधर नीचे लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा -75 × 10⁵, ठीक है ना। इस 2 × 10⁵ को इधर लेके आए -150 के नीचे, तो ये बनेगा इतना, -75 × 10⁻⁵ = Vf -6 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो Vf हो जाएगा ये वाला -6 × 10⁻⁻3, ये साइड लेके आ जाओ, तो -75 × 10⁻⁵ प्लस 6 × 10⁻⁻3, ठीक है ना। अभी इसका और इसका प्लस करना है, ठीक है, तो इनके पावर बराबर से प्लस माइनस करने के लिए पावर सेम होने चाहिए। तो ये अगर 10⁻⁻5 है तो ये भी 10⁻⁻5 होना चाहिए, या फिर ये 10⁻⁻3 है तो इसको भी 10⁻⁻3 में लाओ। एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए 10 के पावर सेम रखने हैं, ठीक है ना। तो 10 का पावर -5 की जगह पे, है ना, यहाँ पे 10 का पावर -5 की जगह पे हम लोग लिख सकेंगे 0.75 × 10⁻³ प्लस 6 × 10⁻⁻3, ठीक है। 10⁻³ कॉमन निकाल लेना, 6 - 0.75, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 5.25 × 10⁻⁻3, ओके। तो ये वाला पेज नंबर पढ़ लेना।